आर्किटेक्चर केस स्टडी की चेकलिस्ट, मतलब कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो कि हमें कवर करना चाहिए। तो आई होप सो कि आप लोग ने जो इसका फर्स्ट पार्ट है आर्किटेक्चर केस स्टडी से वो ज़रूर से देख लिया होगा, जिसमें कि मैंने आप लोगों को बताया है कि कौन से पैरामीटर्स पे हमें जस्टिफिकेशंस देना चाहिए और चूज़ करना चाहिए या सेलेक्ट करना चाहिए अपनी केस स्टडी को, क्योंकि केस स्टडी को सेलेक्ट करने के और जस्टिफिकेशन देने के अपने कुछ पैरामीटर्स होते हैं। तो आई होप सो कि आप लोग ने वो देख ली होगी कंप्लीट वीडियो, और ये उसका सेकंड पार्ट है जिसमें कि मैं आप लोग को पॉइंट्स बताने वाला हूँ, चेकलिस्ट देने वाला हूँ कि कौन कौन से पॉइंट्स जो है वो हमें कवर करने चाहिए। तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ मेरे लैपटॉप पे की तरफ। यहाँ पर आप देख सकते हैं केस स्टडी को करने के दो मेजर लेवल्स होते हैं, ठीक है। एक होता है आर्किटेक्चर एनालिसिस, मतलब कि डिज़ाइन कंसिडरेशन देखना, और दूसरी तरफ होता है टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस देखना। मैंने जनरली स्टूडेंट पर नोटिस किया है कि वो जनरली टेक्निकल स्पेसिफिकेशन तो बहुत अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन डिज़ाइन कंसिडरेशन में कुछ थोड़ा सा ऐसा होता है कि ऊपर नीचे, या कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो कि कवर ही नहीं करते। तो यहाँ पे पॉइंट वाइज बात कर लेते हैं। जैसे कि डिज़ाइन कंसिडरेशन में बात करें कौन कौन से पॉइंट्स जो कि हमें देखने होते हैं। सबसे पहला यहाँ पर एनवायरनमेंट, माइक्रो क्लाइमेट, फॉर्म डेवलपमेंट, फंक्शन, कंसेप्ट, डिज़ाइन डिटेल्स, यूएसपी एंड जोनिंग। कहने का मतलब ये है कि जो मतलब जिस भी जगह की आपकी केस स्टडी है वहाँ का एनवायरनमेंट क्या है, वहाँ का माइक्रो क्लाइमेट क्या है, उसके थ्रू वहाँ पर कैसे फॉर्म डेवलपमेंट किया गया है, मतलब वो जो बिल्डिंग बनाई गई है वो कैसे फॉर्म डेवलपमेंट किया गया है, क्या वहाँ पर डिज़ाइन कंसिडरेशन क्लाइमेट को लेके ज़्यादा रहा है या आर्किटेक्चर को लेके ज़्यादा रहा है, या फिर आप कह सकते हो एनवायरनमेंट को लेके ज़्यादा रहा है, कौन से प्रॉब्लम को मेजर सॉल्व किया है। यहाँ पे आप देख सकते हो फंक्शंस, कौन कौन से फंक्शंस को डाला गया है, मतलब कुछ एलिमेंट्स भी होते हैं, फंक्शंस भी होते हैं। एलिमेंट्स में आप बात कर सकते हो जो हम एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन पढ़ते हैं, प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन पढ़ते हैं, वो होता है। या फिर आप कह सकते हो फंक्शंस जैसे कि आप कोर्टयार्ड डाल रखा है वहाँ पर, या कुछ वर्टिकली कुछ प्ले किया गया है, या विंड चीटर डाला गया है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि डाली गई होंगी, फंक्शन वाइज भी प्ले किया गया होगा। वो सब चीज़ें आपको देखनी होती है। कंसेप्ट क्या है, कैसे कंसेप्ट से फॉर्म को डेवलप किया गया है, वो सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं। एक आर्किटेक्ट का पूरा एक कंप्लीट एक बायोडाटा पढ़ना पड़ता है। पहले आप आर्किटेक्ट की पूरी एक बायोग्राफी पढ़ते हो, उसकी मतलब थिंकिंग किस तरफ है, वो किस तरफ से ज़्यादा सोचता है, पर्सपेक्टिव से कौन से पर्सपेक्टिव से ज़्यादा सोचता है, वो सब चीज़ें समझते हो। उसके बाद उसके फॉर्म डेवलपमेंट को समझते हो। तो ये वाला एक्सपेक्ट जो है वो थोड़ा कंप्लीट करना, मतलब इसको करना थोड़ा ज़रूरी होता है। वो इसलिए क्योंकि इसी के थ्रू ही हम डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। और जनरली यही स्टूडेंट्स में जो है ना वो मेजर लैक का जो मेन पर्पस है वो यही है कि वो इसलिए डिज़ाइन नहीं कर पाते क्योंकि वो इनकी स्टडी नहीं करते। एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन, प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन तो मैंने 5th ईयर के किसी स्टूडेंट को देखा ही नहीं है करते हुए। वो तो भूल ही जाते हैं, उनको ऐसा लगता है कि वो उनके दिमाग में है एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन और प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन, वो जनरली नहीं करते हैं। और इस पर मैं बात भी करूँगा मेरे 4th या 5th पार्ट में मैं बात करूँगा, जिस पर कि हम एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे कि कैसे एनालिसिस की जाती है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो जोनिंग में भी आप पढ़ते हो कि कौन सा प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी है, वो सब चीज़ें पढ़ने की कोशिश करते हो। यूएसपी देखते हो, मतलब स्पेशल फीचर है कुछ उस डिज़ाइन के अंदर, कुछ पर्टिकुलरली है जो सॉल्व किया गया है, या कुछ भी चीज़ें जो यूनिक है वो भी देखना होता है आपको, ठीक है। डिज़ाइन डिटेल अगर कुछ अलग है तो वो देखना होता है। तो ये सब चीज़ें थोड़ी करनी ज़रूरी होती है। फॉर्म डेवलपमेंट करना, मासिंग की गई है, सब्ट्रैक्शन किया गया है, ये सब चीज़ें समझते हैं, ठीक है। कैसे प्ले किया गया है फॉर्म के साथ, क्या डिज़ाइन को कंसीडर किया गया है, वो सब चीज़ें देखनी होती है, ठीक। ये जो डिज़ाइन कंसिडरेशन वाला पार्ट होता है ये आप समझो जनरली जो है वो स्केचेस के थ्रू या फिर आप फोटोग्राफ के थ्रू ही सॉल्व करते हो, और अपनी ऑब्जर्वेशंस लगा के, ठीक है। इसका कोई डाटा नहीं होता है कि जो कि जनरली मिल जाए। हर प्रोजेक्ट का डाटा मिलना जरूरी नहीं है कि वो डिज़ाइन कंसिडरेशन के बेस पे मिले, ये ज़रूरी नहीं है। टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस फिर भी आपको मिल जाएंगे बहुत ज़्यादा, लेकिन ये नहीं मिलता है, ये हमें खुद से ऑब्जर्व करनी पड़ती है। इसका कहीं भी कोई ऐसा डाटा नहीं होता है। आपको बिल्डिंग को देख के समझना होगा, स्पेस को देख के समझना होगा। अब बात करते हैं टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, सबसे पहले उसको कवर कर लेते हैं, फिर उसके अंदर सब पॉइंट्स होते हैं, उसको बाद में कवर करेंगे, ठीक है। जिसमें कि सबसे पहले आप देख सकते हो बेसिक प्रोजेक्ट डिटेल्स। एक बेसिक प्रोजेक्ट डिटेल्स होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद साइट लेवल पे हमें एक स्टडी करनी पड़ती है, फिर बिल्डिंग लेवल पे हमें एक स्टडी करनी पड़ती है, फिर हमें बायलॉस एंड पॉलिसीज भी पढ़नी पड़ती है। ऑल्दो ये मतलब फर्स्ट पॉइंट बायलॉस एंड पॉलिसीज ही होना चाहिए, लेकिन ठीक है मैंने क्रोनोलॉजी फॉलो नहीं की है, ठीक है, थोड़ा ऊपर ये चलता है। उसके बाद 4th आ जाता है फ्लोर प्लान पे। हमें मतलब फ्लोर प्लान लेवल पे अभी हमें स्टडी करनी पड़ती है, सर्विसेज पे स्टडी करनी पड़ती है, मटेरियल्स स्टडी करनी पड़ती है, उसके बाद स्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन डिटेल्स देखने पड़ते हैं, उसके बाद एक्टिविटी स्टडी करनी पड़ती है, उसके बाद लैंडस्केप देखना पड़ता है, और उसके बाद जो 10th पॉइंट है लास्ट, वो है सोशल इंटरेक्शन देखना पड़ता है, ठीक है। सोशल इंटरेक्शन करना पड़ता है, सॉरी, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो कि कवर करना पड़ता है। इनको सब टॉपिक्स में हम लेके चलेंगे, मेजर यही टॉपिक है जो हमें कवर करना है। अब बात करते हैं मेजर जो कि है प्रोजेक्ट डिटेल्स। अब प्रोजेक्ट डिटेल में देख लो आप लोग क्या क्या पॉइंट्स कवर करने होते हैं। जनरली होता है कंप्लीशन, मतलब कब स्टार्ट हुआ या कब कंप्लीट हुआ वो देखना होता है, ठीक है। और उसके बाद आर्किटेक्ट कौन था, क्लाइंट कौन है, डेवलपर कौन है, इंजीनियर कौन है, स्पेशल फीचर अगर उस प्रोजेक्ट का कुछ है तो वो आपको डिफाइन करना पड़ेगा, लोकेशन क्या है। उसके बाद ओरिएंटेशन मतलब फेसिंग, नॉर्थ फेसिंग है, ईस्ट फेसिंग है, वो भी आप लोगों को डिफाइन करना पड़ता है। और आर्किटेक्चर स्टाइल अगर कुछ फॉलो हो रहा है उस बिल्डिंग का, ठीक है, उस प्रोजेक्ट का, उस केस स्टडी का, तो आपको वो आर्किटेक्चर स्टाइल भी लिखना पड़ता है, ठीक है। तो ये एक बेसिक डिटेल हो जाती है। उसके बाद आते हैं साइट लेवल की स्टडी करना। साइट लेवल पे आप स्टडी करते हो जनरली लोकेशन, हिस्ट्री, लैंडमार्क, मेजर एक्सेस, टोपोग्राफी, यूटिलिटीज़, लैंडस्केप फीचर्स, एनी सस्टेनेबल एस्पेक्ट अगर कुछ फॉलो किया गया वो है, पार्किंग है,
और उसके बाद फ्यूचर एक्सपेंशन। फ्यूचर एक्सपेंशन देखो वर्टिकली भी हो सकता है और हॉरिजॉन्टली भी हो सकता है। फ्यूचर एक्सपेंशन होता है कि कुछ लैंड स्पेस को छोड़ जाता है फ्यूचर के लिए। वर्टिकली भी ऐसा होता है कि बहुत बार सरिया निकाल के आप देखोगे, अगर घर की बात करें तो सरिया निकाल के ऊपर छोड़ देते हैं, डिजाइन कंसिडरेशन के पर्पस है कि बाद में 2 या 3 फ्लोर बाद में बनाएंगे कभी। तो ये सब पॉइंट्स होते हैं साइट लेवल स्टडी पे। उसके बाद बात करते हैं बिल्डिंग लेवल स्टडी पे। बिल्डिंग लेवल स्टडी पे आप जनरली देखोगे प्लानिंग स्टडी और एक पार्किंग लेवल स्टडी, 2 लेवल पे हमें बात करनी होती है। बिल्डिंग लेवल की अगर बात करें मतलब पूरी बिल्डिंग की बात करें, ठीक है। अभी तो हमने साइट की बात कर ली, साइट के अंदर सामने बिल्डिंग है, बिल्डिंग पे जब आप बात करोगे तो 2 लेवल की होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं प्लानिंग स्टडी, मतलब प्लानिंग में क्या करना होता है। देखो अब यहाँ पे लिखा हुआ है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल जोनिंग और लिखा हुआ है टाइपोलॉजी ऑफ स्पेसेस। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है जैसे मान लो अगर हम वर्टिकल की बात करें तो वर्टिकल में आपने बहुत सारे स्पेसेस देखे होंगे। जैसे अपार्टमेंट की अगर बात करें तो नीचे के कुछ स्पेसेस होते हैं, मिक्स्ड रेसिडेंस बोलते हैं उन्हें, मिक्स यूज बिल्डिंग भी बोलते हैं, ठीक है। उसमें नीचे के कुछ 10 फ्लोर होंगे या 5 फ्लोर होंगे जो कि कमर्शियल यूज़ कर रहे होंगे, बाकी के ऊपर के जो 10 फ्लोर होंगे वो रेसिडेंशियल पर्पस से यूज़ हो रहे होंगे। तो वर्टिकल जोनिंग हो जाती है एक तरीके से कि इस तरीके से स्पेस को जो है वो डिफाइन किया गया है, डिसाइड किया गया है, ठीक है। जैसे कि इसमें आप लोग अंबानी के घर भी देख सकते हो, ठीक है, वो एक अच्छा एग्जाम्पल है। जैसे उसमें नीचे मल्टी लेवल पार्किंग है, उसके ऊपर रिक्रिएशनल स्पेस है, उसके बाद फिर उनका घर आता है, उसके बाद उनकी लॉबी आती है। तो एक वर्टिकली जोनिंग एक जो बात होती है वो कुछ होती है जो हॉरिजॉन्टली होती है। हॉरिजॉन्टली मतलब ज़मीन पे पूरी फैली हुई होती है। अगर आप लोग फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के बच्चे हो तो उसके अकॉर्डिंग मैं बता दूं कि ज़मीन पे जो फैली हुई होती है दूर दूर तक, कुछ स्पेसेस यहाँ रखे हुए हैं, कुछ वहाँ रखे हुए हैं, तो वो कैसे स्पेसिंग की गई है, वो कैसे डिसाइड किया गया है, प्राइमरी जोन कहाँ पर है, सेकेंडरी जोन कहाँ पर है, वो सब चीज़ें हमें समझनी होती है। मतलब पूरी जो जोनिंग है ना हमें समझनी होती है उस बिल्डिंग लेवल पर। बिल्डिंग लेवल की बात कर रहा हूँ मैं, साइट लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं पार्किंग लेवल स्टडी। पार्किंग लेवल स्टडी में आप लोग देख सकते हो एंट्री एग्जिट ड्रॉप ऑफ सिस्टम देखना होता है आप लोगों को, कहाँ पे ड्रॉप ऑफ करना है। ड्रॉप ऑफ मतलब जहाँ पे गाड़ी आके रुकती है और वहाँ पे इंसान उतर के फिर वहाँ से अंदर बिल्डिंग में एक्सेस करता है, ठीक है। बहुत बार होता है जो ड्राइवर के साथ भी लोग आते हैं, या हॉस्पिटल की अगर बात करें तो वहाँ पे इमरजेंसी में जो है वो एम्बुलेंस आके रुकती है, फिर वहाँ से स्ट्रेचर पर उतारा जाता है, जो पेशेंट होता है उसको अंदर ले जाते हैं, तो वो ड्रॉप ऑफ होता है, ठीक है। उसके बाद आता है स्पेस एंड सर्कुलेशन देखना होता है कि क्या स्पेस और सर्कुलेशन है। उसके बाद साइनेज लेआउट, अगर कुछ साइन बना रखा है, साइनेज लेआउट मतलब जो एरो बने हुए होते हैं, लेफ्ट जाना है राइट जाना है, वो सब चीज़ें देखनी होती है। सर्कुलेशन रूट देखना होता है कि कैसे सर्कुलेशन रूट पूरा डिस्ट्रीब्यूट किया है पार्किंग लेवल पे, ठीक है। एनी एडवांस सिस्टम ऑफ पार्किंग वो भी आप लोग को देखना होता है, जैसे कि मल्टी लेवल पार्किंग आ जाती है या मैकेनिकल पार्किंग आ जाती है, अगर वैसा कुछ लगा हुआ है तो वो देखो। उसके बाद सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, ठीक है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी देखना जरूरी होता है। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी में बहुत सारे पॉइंट्स हैं। अब देखो आप लोग के लिए वीडियो छोटी बनानी पड़ती है इसलिए बहुत सारे पॉइंट्स मैं कवर नहीं भी कर पाता हूँ, लेकिन एक छोटा सा यहाँ पे हिंट देता हूँ। जैसे क्या होता है हमें जनरली ना जब आप क्लोज पार्किंग करते हो, मतलब कि बेसमेंट में कर रहे हो, तो एक लाइन में ना पूरी पार्किंग को नहीं रखते, बीच बीच में कुछ ब्रेक थ्रू रखते हैं, ताकि अगर मान लो एक गाड़ी में आग लग जाए तो वो पूरी गाड़ी में नहीं फैले, है ना, सारी जो लाइन में है वो नहीं हो। तो कुछ कुछ या तो कॉलम से ब्रेकआउट हो जाते हैं, मतलब कि 5 इधर है फिर एक कॉलम आ जाता है फिर 5 इधर कार हो जाती है, ठीक है। तो ये सब भी कुछ सेफ्टी फीचर्स होते हैं। या एक गाड़ी में आग लग गई तो कुछ सेफ्टी फीचर्स हो गया कि भाई स्प्रिंकलर्स लगे हुए होने चाहिए जो कि आग को बुझा दे। उसके बाद होता है कि फायर अलार्म सिस्टम होता है, वो सब चीज़ें देखनी होती है। तो ये सिक्योर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी में आ जाता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद बात करते हैं थर्ड पॉइंट जो कि है बायलॉस एंड अदर पॉलिसीज। इसमें आ जाता है प्रोजेक्ट डिजाइन पॉलिसीज वेयर सिटी इज लोकेटेड, ठीक है। पर्टिकुलरली जो प्रोजेक्ट है जिस सिटी में लोकेटेड है वहाँ की क्या पॉलिसी है वो देखना पड़ता है, उस लोकल एरिया का भी देखना पड़ता है, ठीक है। जैसे दिल्ली में 2-3 जगह अलग अलग है। अगर आप राष्ट्रपति भवन के साइड अगर कोई प्रोजेक्ट करना चाह रहे हो तो वहाँ पर एक अलग जोन आता है, ठीक है। वहाँ पर ई लुटियांस के जोन आते हैं, तो वो एक अलग तरीके से होता है कि वहाँ पर ज़्यादा हाइट पे हम नहीं ले जा सकते बिल्डिंग्स को, ठीक है। तो हर किसी के अलग अलग होती है रिक्वायरमेंट, वो देखना पड़ता है, पॉलिसीज पढ़ने पड़ती है। सिस्मिक जोन मैप एनालिसिस करना पड़ता है। सिस्मिक मतलब कि समझ लो आप लोग कि अर्थक्वेक एरिया कौन सा जोन है कौन सा नहीं है, वो सब चीज़ें देखनी पड़ती है। क्रिटिकल एनालिसिस करना पड़ता है। क्रिटिकल एनालिसिस में आप मान लो कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि उसकी इंप्लीमेंटेशन, जैसे कि एनवायरमेंट का लेके या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अगर कोई जो वहाँ पर रूल आ रहा है या कोस्टल एरिया वाला रूल आ रहा है, मतलब कि रिवर के किनारे क्या घर बना रहे हो आप लोग, है ना, तो वो सब चीज़ों में एक अलग स्पेशल जो है वो रिक्वायरमेंट चाहिए होती है। वो सब चीज़ आप लोग को देखनी पड़ती है क्रिटिकल एनालिसिस में। उसके बाद आता है एरिया एनालिसिस एज पर बायलॉस, ठीक है। एरिया एनालिसिस मतलब कि मान लो कि बिल्टअप एरिया कितना है, कारपेट एरिया कितना है, कितना मतलब आपने साइट एरिया में कितना ग्रीन स्पेस छोड़ा है, कितना बिल्ड किया है, वो सब चीज़ें आप लोगों को देखनी पड़ती है। कवरेज एरिया जो है वो सब चीज़ें आप लोगों को देखनी पड़ती है और बायलॉस के अकॉर्डिंग आपको पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ती है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है बिल्डिंग हाइट, ब्लॉक डायमेंशन, सेटबैक्स, रोड विड्थ, बिल्डिंग फसाड, ये सब चीज़ें भी आप लोग को बायलॉस के थ्रू ही पता चलती है कि कितनी हाइट तक लेके जाना है, क्या फसाड रखना है, ठीक है। सेटबैक्स कितनी होनी चाहिए, वो सब चीज़ें भी उनके ही थ्रू आपको पता चलती है। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट है हमारा फ्लोर प्लान लेवल। अब फ्लोर प्लान लेवल का मतलब अब फ्लोर पे आ जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने साइट की बात कर ली, फिर बिल्डिंग की बात कर ली और बिल्डिंग के बाद अब हम बात कर रहे हैं फ्लोर की, ठीक है। बायलॉस को तो क्योंकि क्रोनोलॉजी के हिसाब से फर्स्ट पॉइंट पे होना चाहिए था तो वो मैंने थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दिया, कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन बिल्डिंग के बाद आप समझो कि आपको फ्लोर लेवल की पढ़नी है। तो यहाँ पर क्या है, आपको लिखा हुआ है ईच लेवल की स्टडी। हर एक लेवल मतलब 5 फ्लोर है तो 5 लेवल को आपको पढ़ना पड़ेगा, एक प्लान लेना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पर ये बता दूँ कि ये डाटा आपको कभी भी ऐसे हर प्रोजेक्ट्स के लिए, हर केस स्टडी के लिए आपको डाटा ऐसे उठा के नहीं मिलने वाला है।
कुछ प्रोडक्ट्स के लिए होगा क्योंकि हो सकता है वो बहुत फेमस हो गया हो इसलिए, ठीक है, या कुछ होते हैं जो कि पब्लिक डोमेन में डाल देते हैं, लेकिन कुछ होता है जो प्राइवेट होता है, तो ये आपको खुद से स्टडी करनी पड़ती है। ज़रूरी नहीं है आपको फ्लोर प्लान हर किसी के स्टडी का मिल जाए, बहुत बार होता है कि आपको खुद से बनाना पड़ता है, कॉपी पेन लेके जाओगे, आप वहाँ से खुद से डायमेंशन देखते हो, करते हो, बनाते हो, या फोटोज़ क्लिक करके लाते हो। बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आपको खुद बिल्डर से बात करके लेनी पड़ती है, या आर्किटेक्ट से बात करके उनसे फ्लोर प्लान लेना पड़ता है, वो आपका तरीका हो सकता है, पर ज़रूरी नहीं है कि आपको प्लेट में हर चीज़ रख के मिले, ठीक है, नेट पर आपको हर चीज़ अवेलेबल हो, खुद से सर्च भी करना पड़ता है। अब बात करते हैं वर्टिकल कोर एनालिसिस। वर्टिकल कोर एनालिसिस का मतलब हो गया कि वर्टिकली कैसे कोर को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, कैसे वायर्स जा रहे हैं, अगर सर्विसेज की बात करें तो कैसे सारे सर्विसेज जा रहे हैं, या आप कह सकते हो कि लिफ्ट जो है, लिफ्ट, एस्केलेटर, एलिवेटर, ये जितनी भी चीज़ें होती हैं वो कैसे प्ले किया गया है, वो चीज़ें आप लोग को देखनी पड़ती है। कोर सर्विसेज में क्या आ रहा है वो चीज़ें देखनी पड़ती है। तो वर्टिकली भी काफ़ी चीज़ें आप लोग को एनालिसिस करना पड़ता है। उसके बाद आता है एनी फिलॉसफी थीम इन प्लानिंग, ठीक है। एनी फिलॉसफी का मतलब मान लो कि कोई म्यूजियम है, तो म्यूजियम में जनरली एक टाइमलाइन के लिए बनाया जाता है, म्यूजियम को एक टाइमलाइन के लिए कि पर्टिकुलरली इस टाइमलाइन से लेके आज़ादी से पहले तक का ये म्यूजियम है पर्टिकुलरली, ठीक है। तो वहाँ पे वो चीज़ें फॉलो होती हैं, ठीक है, कि वहाँ पे फिलॉसफी फॉलो होती है कि उस फिलॉसफी को लेके उस म्यूजियम को बनाया गया है। थीम इन प्लानिंग का मतलब होता है मान लो कोई कैफ़े बना रहे हो आप, कोई कैसीनो बना रहे हो, कोई डिज़ाइन कर रहे हो, तो उसमें क्या होता है, उसमें थीम फॉलो होता है। तो वो देखना पड़ता है कि क्या कोई फिलॉसफी या थीम है उस प्रोजेक्ट को रिगार्डिंग, तो वो चीज़ें भी आप लोगों को समझनी पड़ती है। उसके बाद आता है सर्कुलेशन रूट फॉर पब्लिक, सर्कुलेशन सर्विस, विजुअल कैलकुलेशन, विजुअल सर्कुलेशन। अब ये सब क्या है सर्कुलेशन में, देखो सर्कुलेशन में ये है विजुअल। अगर सर्कुलेशन की बात करूं तो जैसे मान लो किसी आप फर्स्ट टाइम किसी बिल्डिंग में जा रहे हो, जैसे मान लो आप हॉस्पिटल में जा रहे हो, तो हॉस्पिटल में कोई ऐसा नहीं हो आपके आइज़ को ना ऑटोमेटिकली पता चल रहा हो जब फर्स्ट टाइम भी जा रहे हो कि भाई यहाँ से यहाँ रास्ता जा रहा है। बहुत बार ऐसा होगा कि बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा ऐसे एग्जाम्पल्स कि सामने एक डेड वॉल है, मतलब आप लोग को दूर से देख के लग ही नहीं रहा है कि आगे जाके राइट में रास्ता है या लेफ्ट में है, लेकिन जब आगे जाके पहुंचोगे उस लोकेशन तक, उस पॉइंट तक, तब जाकर पता चलता है अरे राइट में रास्ता है, एक और जा रहा है, ठीक है। तो कभी भी ऐसे विजुअल डेड एंड्स नहीं आने चाहिए, विजुअली जो कि आंखों को लगे कि हाँ आगे जाके रास्ता बंद है, क्योंकि इंसान उससे कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है। तो वो सब के आपको फोटोज़ लेनी पड़ती है, जब आप उस साइट पे जाओगे तो उसकी फोटोज़ लोगे आप, वो सब चीज़ें देखनी पड़ती है आपको विजुअल कर सर्कुलेशन में। उसके बाद सर्कुलेशन आ जाता है वही जो सर्कुलेशन पढ़ते हो कि पब्लिक एरिया के लिए कौन सा है। पब्लिक एरिया का मतलब हो गया कि हर जगह पब्लिक एक्सेस नहीं कर सकती, तो उनकी सर्कुलेशन कौन सी है, एडमिनिस्ट्रेशन वालों के लिए कौन सी, क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाले पार्ट में नहीं जाने वाली। नेक्स्ट पॉइंट मतलब कि फिफ्थ पॉइंट जो कि है सर्विस। सर्विसेज में क्या करना है, लाइटिंग रोल। अब लाइटिंग रोल नेचुरल और आर्टिफिशियल, इसका कहने का मतलब है देखो जनरली ऐसा नहीं होता कि आप लोग को लक्स या लुमियन काउंट करना है, मतलब कि कैलकुलेट करना है, वो सब चीज़ें नहीं करनी। देखो रिक्वायरमेंट हो सकती है आपके प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग कि आप लोगों को करनी पड़े, बट जनरली नहीं करनी होती। बस आप लोग को ये देखना होता है कि उस बिल्डिंग में जनरली जो आर्किटेक्ट ने है वो लाइट से प्ले किया है। अगर लाइट से किया तो कौन सी लाइट से किया है, नेचुरल लाइट से किया है, मतलब कि बाहर की सनलाइट से जो नेचुरल लाइट आती है वहाँ से किया है, या फिर आर्टिफिशियल लाइट से किया है। क्योंकि अगर आप देखोगे एक म्यूजियम की तरफ अगर जाओगे या कुछ ऐसे पार्क की तरफ जाओगे तो वहाँ पे आप देखोगे कि बहुत सारी लाइट्स ऐसी होती हैं जो कि लाइट पे प्ले होती हैं, मतलब कि आर्टिफिशियल लाइट्स पे प्ले होती हैं, ठीक है। कुछ डिम हो रही हैं, कुछ ऐसे डांसिंग लाइट जिसे बोलते हैं एक तरीके से, ठीक है। अगर आप होटल में जाओगे तो वहाँ पे मूड लाइट होती है, ठीक है, पेंडेंट लाइट होती है। तो ये सब लाइट आप लोग देखनी पड़ती है कि क्या उसके अकॉर्डिंग डिज़ाइन की गई है, तो वो सब चीज़ें आप लोग को देखनी होती है। बस एक नॉर्मल चीज़ें देखनी होती है, ठीक है। सर्विसेज वाले पार्ट में ये जितने भी पॉइंट लिखे हुए हैं ये आप लोग खुद पढ़ लेना, ठीक है। ये जितने भी पॉइंट लिखे हुए हैं ये आप लोग को कैलकुलेट नहीं करने होते। ये चीज़ें बस ऐसा होता है कि आप लोग को पता होनी चाहिए कौन सी चीज़ कहाँ रखी हुई है। जैसे मान लो कि साइट पे जनरेटर जो है वो साइट पे रखा हुआ है या टेरेस पे रखा हुआ है, छत पे रखा हुआ है। HVAC वाली जो यूनिट है, AC की जो यूनिट होती है वो छत पे रखी हुई है, ठीक है, या फिर साइड पे रखी हुई है। वो सब चीज़ें आप लोग को देखनी पड़ती है, ठीक है। अगर आप लोग HVAC नहीं समझ में आता तो ठीक है, आप हो सकता है आप लोग फर्स्ट या सेकंड ईयर में हो तो आप लोग मानो कि AC का बड़ा वाला वर्जन, ठीक है। और अगर आप लोग फोर्थ और फिफ्थ ईयर में हो तो आप लोग समझ गए हो कि मैं HVAC किसे बोल रहा हूँ, हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग वाली जो यूनिट होती है उसकी, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है मटेरियल स्टडी। मटेरियल स्टडी में आप लोग ये वाला पॉइंट पढ़ सकते हो कि साइट लेवल पे हमें पेवमेंट, स्टेप्स, एंट्रेंस और फ्लोरिंग ये सब देखनी होती है, ठीक है। उसके बाद फ्लोरिंग डिटेल्स देखनी होती है, फसाड ट्रीटमेंट, रूफ, वॉल क्लैडिंग, और कोई अगर स्पेशल है तो उसकी डिटेलिंग देखनी होती है, ठीक है। देखो जब भी आप केस स्टडी करते हो तो जनरली मान के चलता हूँ कि अगर आप लोग फर्स्ट, सेकंड या थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ईयर में भी हो, किसी भी ईयर में हो, ठीक है, तो हो सकता है आप लोग को स्टडी मतलब कि मटेरियल नहीं पता चले, ठीक है। लेकिन आप लोग को करना क्या होता है, आप लोग को उस पर्टिकुलर चीज़ की फोटो ले लेनी होती है। एक एलिवेशन की फोटो ले लो, ठीक है, कोई पेवमेंट है वहाँ की फोटो ले लो, अगर आप लोग को नहीं पता चल रहा है, ठीक है। उनकी फोटोज़ को शीट पर लगा लो और फिर फैकल्टी से पूछो। आप लोग को फैकल्टी को सिर्फ जाकर सबमिट नहीं करना होता है कि मैंने इस चीज़ का आंसर निकाल लिया, नहीं। अगर आप लोग नहीं समझ में आ रहा है तो फैकल्टी से बैठ के डिस्कस करो और उसके बाद उसका आंसर भी लो, ठीक है, कि मैम मुझे नहीं समझ में आ रहा है या सर मुझे नहीं समझ में आ रहा कि यहाँ पर कौन सा वॉल क्लैडिंग की गई है, यहाँ पे कौन से ट्रीटमेंट किया गया फसाड का। वो सब चीज़ें आप लोग को उनसे हेल्प लेके लेनी होती है, ठीक है। हर चीज़ को सबमिशन के थ्रू मत समझा करो। आप लोग को ये चीज़ सीखनी है, सिर्फ कॉलेज को बतानी नहीं है, सीखनी भी है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना।
अब बात करते हैं नेक्स्ट, जो कि है स्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स भी देखनी होती है। अब जैसे कि मान लो अभी हाल फिलहाल में 3D प्रिंटर आ गया है, कुछ प्रीकास्ट कंस्ट्रक्शन होते हैं, तो ये कुछ टेक्निक्स हैं, अगर आपका इनमें कुछ लाइक करता है तो ठीक है, नहीं है तो कुछ आप लोग अदर देख सकते हो कि कुछ स्पेशल कंस्ट्रक्शन डिटेल्स हो सकती हैं, वो भी आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो खुद से। उसका आता है 8th पॉइंट, जो कि है एक्टिविटी स्टडी। एक्टिविटी स्टडी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है। इसमें आप लोग क्या करना होता है, यूजेस ऑफ स्पेसेस। यूजेस ऑफ स्पेसेस का जनरली मतलब होता है कि बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा कि जो स्पेस जिस चीज़ के लिए बना है, मान लो ये रूम जिस चीज़ के लिए बना है वो उसके लिए यूज़ ही नहीं हो रहा है, ठीक है, वो स्टोर रूम के लिए यूज़ हो रहा है। तो बहुत बारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि प्लानिंग थोड़ी सी गलत हो गई या रिक्वायरमेंट किसी और चीज़ की बढ़ गई, तो उसको ज़बरदस्ती एडजस्ट करके चलाया जा रहा है। बहुत सारी चीज़ जगह ऐसा होता है, जैसे अक्सर म्यूजियम में होता है, ठीक है, कि रिस्टोरेशन के लिए कोई स्पेस है लेकिन उसको स्टोर रूम बना दिया गया है, तो वो सब चीज़ें आप लोगों को देखनी पड़ती हैं। यूज़र्स, कौन कौन से यूज़र्स आ रहे हैं, जैसे कि अगर आप हॉस्पिटल डिज़ाइन कर रहे हो तो क्या सिटी लेवल पे हॉस्पिटल डिज़ाइन कर रहे हो तो दूर दूर से पूरे स्टेट से लोग आएंगे, ठीक है, या फिर एक क्लिनिक ही डिज़ाइन कर रहे हो तो डिज़ाइन क्लिनिक में तो एक मोहल्ले के ही लोग आने वाले हैं, तो वो सब चीज़ें आप लोगों को समझनी पड़ती है, कौन यूज़र कौन है एटलीस्ट, ठीक है, ये तो समझना ही पड़ेगा कि उसका टारगेट ऑडियंस कौन है, यूज़र कौन है उस बिल्डिंग का। उसके बाद एक्टिविटी इन कॉमन स्पेसेस, ये भी समझना होता है कि हाउ दे जनरेट रेवेन्यू, ठीक है, ये मैं आप लोग आगे बताऊंगा कि क्या इसका कहने का मतलब है। उसके बाद रिक्रिएशनल एरिया है, ठीक है, आप लोगों को देखना पड़ेगा फूड कोर्ट, सिटिंग स्पेसेस, और ये एंथ्रोपोमेट्री के हिसाब से स्टडी करना, वो सब चीज़ें आप लोगों को देखनी पड़ेंगी। फिर आता है 9 जो है लैंडस्केप वाला पार्ट, ठीक है। लैंडस्केप में मैंने कोई पर्टिकुलर कोई पॉइंट नहीं लिखा है, वो इसलिए क्योंकि लैंडस्केप मेरा थोड़ा सा पर्सनली मेरा जो है थोड़ा वीक पॉइंट है, मतलब कि मैंने कभी लैंडस्केप पे आज तक ज़्यादा कोई स्टडी की नहीं है, इसलिए मेरे को कोई कभी मैंने इससे रिलेटेड कोई बुक पढ़ी भी नहीं है, ठीक है, तो इसलिए मैं इसमें कोई पॉइंट्स आप लोगों को जनरली नहीं दे पाऊंगा, ठीक है। हाँ, ये ठीक है, यहाँ पे मेरी थोड़ी सी लैक ऑफ नॉलेज है कि लैंडस्केप को लेकर जनरली पेड़ वेड़ पढ़ लेना और वो बर्ड्स कौन सी आ रही हैं, ये सब आ रही हैं, वो सब तो मैंने भी किया है, लेकिन मेरे को आज तक उनका इंप्लीमेंटेशन नहीं पता चला, ठीक है। अब माइट भी पॉसिबल, उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, तो मेरा ये वीक पॉइंट है, इसलिए मैंने इसको कवर नहीं किया है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है लास्ट पॉइंट जो कि मैंने लिखा था सोशल इंटरेक्शन वाला पॉइंट, ठीक है। सोशल इंटरेक्शन में आप लोग को जनरली इसका भी आंसर मिल जाएगा, हाउ दे जनरेट रेवेन्यू। क्या होता है इसका मतलब, जैसे मान लो कि आप जब जाते हो सोशल इंटरेक्शन में, वहाँ पे आपको कंक्लूजन और एनालिसिस पता चलता है एग्जैक्टली में कि वहाँ के लोगों को, अगर मान लो कोई एक बड़ी सी लंबी सी शीशे की बिल्डिंग बनी है, तो आप तो क्या वहाँ से कुछ फ़र्क पड़ रहा है, वहाँ के लोगों को कैसा लग रहा है, क्या वहाँ पे कुछ चेंजेस देखना चाहते हैं लोग, तो ये उनके थ्रू पता चलता है कि जो डिज़ाइन है क्या वो सक्सेसफुल रहा कि नहीं रहा, तो वहाँ के सोशल इंटरेक्शन करना ज़रूरी होता है, ठीक है। प्लस ये भी देखना ज़रूरी होता है कि वो जनरेट कैसे कर रहे हैं रिवेन्यू। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लो कि एक म्यूजियम है, ठीक है, म्यूजियम देखो 5 बजे बंद हो जाता है, ठीक है, म्यूजियम का जो मेन ब्लॉक है वो 5 बजे बंद हो जाता है, ठीक है। लेकिन जब उसका जो लैंडस्केप होता है उसमें आप लोग देखोगे कि OAT बना हुआ होता है, OAT बोल लो, एम्फी थिएटर बोल लो, ठीक है, ओपन एयर थिएटर जिसे बोलते हैं, वो बना हुआ होता है। उसमें जनरली क्या होता है कि रात को वो चलता है, मान लो 5 बजे आपका म्यूजियम बंद हो गया, अब वो 6 बजे से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। उसमें क्या होता है, उसमें मान लो कि कुछ इवेंट हो रहे हैं, तो उससे भी जनरेट होता है रिवेन्यू, ठीक है, मतलब रात को भी जब वो पूरी बिल्डिंग साइट बंद हो चुकी है तो भी जनरेट हो रहा होता है, क्योंकि वहाँ पे इवेंट होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोगों को देखनी पड़ती है कि भाई उसके बाद भी कैसे जनरेट कर रहे हैं रिवेन्यू को, ठीक है। जैसे कि मेट्रो स्टेशन है, मेट्रो स्टेशन लास्ट 11 बजे तक चलता है, मतलब मेट्रो जो है लास्ट 11 बजे तक चलती है, लेकिन मेट्रो का जो पार्किंग होता है वो तो रात भर वहाँ पे गाड़ी खड़ी है, वो तो तब भी जनरेट कर रही है। सुबह को जो इंसान आके लेके जाएगा, या वहाँ पे जो रात में जो गार्ड बैठा हुआ है, जो नाइट शिफ्ट में बैठा हुआ है, ठीक है, वो जब भी अपनी कार निकालेगा या अपनी पार्किंग लगाएगा तो उसको वो पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। तो मेन फंक्शन भले ही बंद हो जाए, लेकिन जो अदर चीज़ें हैं क्या उससे भी रिवेन्यू जनरेट हो रही है, कैसे हो रही है रिवेन्यू जनरेट, वो सब चीज़ें देखनी पड़ती है, समझनी पड़ती है, और यही ये पूरा खेल होता है। तो ये पूरा टेक्निकल एस्पेक्ट हो जाता है, और एक होता है पूरा ऑब्जर्वेशन वाला, डिज़ाइन कंसिडरेशन वाला पार्ट, और इन सबसे मिल के कंप्लीट बनता है एक केस स्टडी, जिसकी कि मैंने आप लोगों को एक जो है चेकलिस्ट दे दी है। आई होप कि आप लोग को ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें भी हम लोग काफ़ी कुछ बात करेंगे, काफ़ी यूजफुल पॉइंट्स की बात करेंगे,